Good evening and welcome everyone to this live session. Am I live and visible to all of you? So this is the first class on banking. Alright, we've finished financial markets. If anybody is having any doubts in the financial market, then you can post your doubt on the Telegram. The link has been provided in the JV's platform itself, so that you do not have to switch between the apps and all. और धीरे धीरे से बाकी की चीज़ें भी हो जाएंगी कि आप लोग यहाँ पे भी डाउट्स अपने पोस्ट कर पाओगे जो कि मेरे को दिख जाएंगे, राइट, इवेंचुअली मे बी नेक्स्ट 1 मंथ में. सो बैंकिंग में इंडिया का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, हमने मॉनेटरी पॉलिसी समझ ली आरबीआई की काफ़ी हद तक, राइट. तो हमने ये भी समझ लिया कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दी, मतलब बहुत बेसिक रह गया बिकॉज दीज टॉपिक्स आर इंटरट्वाइंड. मनी मार्केट अगर मैं पहले समझाता तो बैंकिंग समझ में नहीं आता, बैंकिंग पहले समझाता तो फिर मनी मार्केट वाली चीजें समझ में नहीं आती है ना. तो कुछ कुछ चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट. बैंकिंग इन इंडिया एंड फंक्शंस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. एमर्जेंस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स 1970s में, 1969 में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. व्हाई नेशनलाइजेशन वाज नेसेसरी. नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशंस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. नरसिम्हम कमेटी 1, नरसिम्हम कमेटी 2, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई. फिर वी विल ग्रेजुअली इवेंचुअली वी विल अराइव एट, okay, so these things are there. Prateek, just allow me to take a screenshot of this thing. किस तरह के ग्लिचेस आती हैं इसके बारे में मेल करना प्रतीक, ठीक है, थोड़ा डिटेल में एलैबोरेट करते हुए, और इफ पॉसिबल वीडियो बना के भेज दो अगर कोई पॉसिबल हो तो. ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमारे लिए थोड़ा सही हो जाएगा. आई हैव फॉरवर्डेड योर कंसर्न टू द टीम, दे विल रीड इट एंड वर्क अपॉन इट, ठीक है. तो बता सकते हो जिनके भी जो भी कंसर्न आते हैं, डिटेल में थोड़ा मेल करो, कष्ट करके टेलीग्राम कर दो, बिकॉज वी डू नॉट नो कि किस तरह के ग्लिचेस आ रहे हैं, राइट. वी डू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ ग्लिचेस आ रहे होंगे. आई ऑल्सो मॉनिटर द डेटा ऑन क्रैशेज एंड ऑल, बट ये नहीं पता होता कि किस तरह के ग्लिचेस आ रहे हैं. इफ यू कुड एलैबोरेट वी विल बी हैप्पी टू वर्क अपॉन दोज. रोल ऑफ बैंक्स इन इंडिया, तो हमें इससे उर्जित पटेल कमेटी पे आना है, राइट. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या हैं, ये सारी चीजें इसी सेक्शन में बैंकिंग में 2 से 3 मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर्स इस पे, 4 से ज्यादा हम नहीं लगाएंगे, ओके. तो ये सारी चीजें हैं. देन डिक्लाइन इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रोल ऑफ बैंक्स इन द इंडियन इकोनॉमी. पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक है. डू यू थिंक दैट इट इज अ गुड ऑप्शन टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो सारी चीजें हैं, ठीक है. In India, bank is defined in the Banking Companies Regulation Act 1949. A banking company is one which transacts the business of banking in India, excepting for the purpose of lending or investing of deposits. Bank का मतलब होता है अगर मैं पैसे lend कर रहा हूं, पब्लिक से बोरो नहीं कर रहा, पब्लिक एट लार्ज, कॉमन लोगों से बोरो नहीं कर रहा, ठीक है. स्टूडियस जतिन पे कर दिया करो, ठीक है, studiosjatin@gmail.com. Alright, main functions of the commercial banks are accepting deposits from the public and advancing them loans. Main functions commercial banks के ये हैं, accepting the deposits from the public and advancing loans to them. लोगों से ही पैसा लिया और लोगों को ही दिया, ये है बैंक. अगर कोई कंपनी बैंक से, एनबीएफसी ऊपर बैंक से पैसा लेता है और नीचे ऑन लेंडिंग करता है, ठीक है, ऑन लेंडिंग मींस नीचे फर्दर लेंडिंग कर रहा है एनबीएफसी, तो वो बैंक नहीं कहलाएगा, बिकॉज बैंक इज अ 2-way टर्म. बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक्स फाइनेंस एंड लेंडिंग इट टू पब्लिक एट लार्ज. पब्लिक एट लार्ज मतलब ऐसा नहीं है कि अंबानी अदानी से पैसे लिए और आम जनता को दे दिए, वो नहीं, ठीक है. अब नीचे कभी क्या करते, कोई एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व,
इनके आपने नाम सुने होंगे। ये क्या करते हैं, लोगों को लेंड तो करते हैं, गोल्ड लोन और ये सब। दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ लेंडिंग। कोई बड़ी प्रोजेक्ट्स को लेंड कर रहा है, कोई छोटे छोटे टोकन लोन्स दे रहा है, रिटेल लोन्स। रिटेल लोन्स क्या होते हैं, एसी परचेज करने के लिए जो लोन लिया जा रहा है, होम अप्लायंसेज, वॉशिंग मशीन, इनको परचेज करने के लिए जो HDFC लोन देता है वो HDFC बैंक है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा काम कोई ऐसी कंपनी करे जो कि पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर रही, सिर्फ लेंड कर रही है, और जो लेंड कर रही है फिर वो पैसा बैंक से लोन ले रही है उसको गिरवी रख के, इन्हीं पेपर्स को ये क्या करते हैं, एनबीएफसी इस बिजनेस में स्पेशलाइज्ड हैं। बजाज फिनसर्व की वो स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए लड़के आपको हर क्रोमा रिटेल पे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस स्टोर पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकता। बैंक के क्या है, ज्यादा से ज्यादा SBI के आपको जो सेल्स पर्सन होते हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए मिल जाएंगे शॉपिंग मॉल्स में, बट वो ये नहीं करते हैं ना। तो लोन देने का काम और जनता से पैसे एक्सेप्ट करने का काम, चेक एबल डिपॉजिट्स। चेक एबल डिपॉजिट्स मतलब चेक के जरिए। आपको ये नहीं है कि नोटिस देना है मैं इतनी तारीख को इतने बजे पैसे लेने आऊंगा, जब मन करे खड़े पाओ, एनी टाइम मनी, ATM पे जाओगे पैसे विड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपको कोई नोटिस देना है। चेकेबल डिपॉजिट्स जो एक्सेप्ट करता है उसी को ही बैंक कहा जाता है। वो अलग बात है कि ये बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी करेगा और बाकी के काम भी करेगा, राइट। मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन्स टू देम। Besides these functions, there are many other functions which these banks perform. All these functions could be divided under the following heads. Number 1, accepting deposits. Number 2, advancing loans. Number 3, overdraft. Overdraft मैंने बता दिया था, इंडिया लैंड्स, हाँ, इनक्रेड्स, बहुत सारे हैं ना। तो 4th, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इजीली आप सारा कुछ अप्रिशिएट कर सकते हो बिकॉज वी कवर्ड इट ऑल। तुम लोग आज ज़्यादा तादाद में नहीं आगे, भारत की जनसंख्या बढ़ गई है। जैसे एक मैसेज डाला था सुबह कि ब्लॉक कर दिए जाओगे और आज उठ के आ गए हो सारे, है ना। मतलब शर्म करो, तुम थोड़ा शर्म करो जो लोग रेगुलर नहीं थे। तुमने फीस दी, है ना। कलयुग आ गया एक वैसे कि टीचर को बोलना पड़ रहा है कि उठ के आओ, नहीं तो। और 1-2 मैसेजेस ऐसे आए हैं कि ब्लॉक कैसे कर दोगे, है ना। तो मैंने बोला ऐसे कर देंगे, हमारा राज है। जो लोग नहीं एक्वांटेड हैं, अब क्या हुआ ना, पहले से तो तुम लोग जानते हो, अभी क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड वाले स्टूडेंट्स थे, तुम लोगों को पता है कि ऐसे ही बोलता रहता है ना। तो बाकी लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता, जो इक्का दुक्का 4-5 एडमिशन इधर उधर से आ गई है ना कि हाँ इंस्टीट्यूशन है, तो वो लोग ऐसे पूछते हैं ऐसे कैसे कर दोगे ब्लॉक। मैंने बोला ऐसे ही कर देंगे, है ना, पूछ लो जो लोग पहले से हैं। नाउ कमिंग हियर, नहीं मैं थाने नहीं मार रहा हूं किसी को, डोंट टेक इट पर्सनली, राइट। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, एजेंसी फंक्शंस, मिसलेनियस फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस, मिसलेनियस फंक्शंस। नाउ अभी तो अकाउंटेंट थोड़ा उस तरफ है। मैंने सुबह ये बोला कि देखो कुछ लोग हैं वो ये बोलते हैं कि जॉब कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसका ऐसे एक्रोनिम बनाता हूँ, जॉब ना हो गया बोझ हो गया, है ना। चलो H लगा दिया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे जो हमारे अकाउंटेंट हैं, तो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। 1-2 बार नहीं हुआ क्योंकि टफ एग्ज़ाम रहता है, CA में रिजल्ट भी कम रहता है। तो ही स्लीप्स एट 11 एंड गेट्स अप एट 3 इन द मॉर्निंग। तो मैंने एक स्टूडेंट को ये स्टोरी बताई जो कि जॉब कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं। तो देखो तुम लोगों के हाथ में है, जिन लोगों को 24/7 मिल रखा है ना टाइम, इसकी कद्र कर लो, समझ रहे हो। नहीं तो जीवन भर ये बोझ उठाने पड़ेंगे फालतू के, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। मैं मजबूरियाँ समझता हूँ, लेकिन तुम लोगों को समझना होगा लाइफ वुड बी वेरी हार्श। योर फेस वैल्यू, योर मार्केट वैल्यू वुड बी लो 4 years डाउन द लाइन, है ना। अभी आपकी जो वैल्यू है, जो ऑफर्स आते हैं, वो सब कम हो जाएंगे आगे चल के। तो थोड़ा ध्यान देना, आगे चल के लाइफ जैसे जैसे चलते जाओगे हार्श होती जाएगी, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, ईयर आफ्टर ईयर। इसलिए थोड़ा ध्यान देना इन चीज़ों पे, ठीक है। जॉब करनी है, सब कुछ करना है तो समझ सकता हूँ मैं, बट थोड़ा ध्यान से। नाउ फंक्शंस ऑफ द बैंक, सेकेंडरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस क्या है, लेट मी जस्ट इरेज दिस।
प्राइमरी फंक्शंस क्या है, ये दोनों फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। सेविंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स कौन से, सेविंग्स अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट जो कि फिक्स्ड टेन्योर है ना, 5 साल की, 3 साल की। अब एक फिक्स डिपॉजिट होता है जो सेक्शन 80C के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर एलिजिबल होता है, यानी कि जिन फिक्स डिपॉजिट्स में लॉक इन पीरियड होता है, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स पे ये लिखा होता है एलिजिबल फॉर टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C। फिक्स डिपॉजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, जो भी लिख लो, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसमें लिखा होता है ब्रैकेट में एज पर सेक्शन 80C ऑफ विच एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें जो आप पैसा लगाते हो, इस FD को आप लिक्विडेट नहीं कर सकते 3 इयर्स तक, ठीक है। जब तक 3 साल नहीं हो जाते तब तक आप इसको तोड़वा नहीं सकते। तोड़वाने का मतलब, आपने इसमें 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे थे, आप गए बैंक के पास, आपने बोला बैंक को मुझे नहीं चाहिए इंटरेस्ट विंटरेस्ट, तुम मेरे पैसे दो क्योंकि मेरे को जरूरत है। बैंक ये बोलेगा कि आपने जो ये 80C के अंडर ली है वो आप नहीं, हम इसको लिक्विडेट करेंगे। तो आप बोलोगे मेरे पास क्या ऑप्शन है, बैंक ये बोलेगा कि हम इस पे आपको 80% लोन दे सकते हैं, वो आप ले लो। लेकिन क्योंकि जब आपने ये 31 मार्च 2020 से पहले करवाई थी, तो आपने उस साल का इनकम टैक्स कम पे किया होगा, है ना, उस साल का इनकम टैक्स कम पे किया होगा। 10,000 रुपीज इनकम थी, आपने यहां पे इन्वेस्ट कर दी। 80C के अंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 1.5 लाख रुपीज तक, 1.5 लाख रुपीज तक एवरी ईयर दे कैन इन्वेस्ट, ठीक है। ये लिमिट चेंज होती रहती है इनकम टैक्स एक्ट में। तो सेक्शन 80C में आप क्या क्या करवाते हो, थोड़ा सा बता देता हूं। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन क्या होती है, ताकि जब बजट आएगा तो हमारे लिए चीजें थोड़ा इजियर हो जाएंगी। और जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बजट की वेट क्यों करनी है। गवर्नमेंट क्या करती है, आप अगर कोई म्यूचुअल फंड लेते हो, अब उस म्यूचुअल फंड पे लिखा है कि ये सेक्शन 80C के अंडर एलिजिबल है इनकम टैक्स के, तो यानी कि आपकी जो इनकम है उस साल की 12 लाख रुपए या जितनी भी है, उस इनकम में से ये आपके पैसे जो आप 20,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई ऐसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि 80C के अंडर एलिजिबल है, तो गवर्नमेंट उसे आपको इनकम टैक्स में रियायत दे देती है। यानी कि आपको अगर जिस पर्सन की इनकम 12 लाख है, वो मान लो 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, स्लैब में आ रहा है, यानी कि उसको अपनी इनकम पे 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसने 12 लाख में से 20,000 माइनस कर दिए, इस 20,000 पे उसको 30% देना पड़ता, ठीक है। लेकिन अब उसे 30% नहीं देना पड़ेगा, समझ में आया क्यों, क्योंकि उसने ये सिक्योरिटी इसमें इन्वेस्ट कर दी है। अब तुम ये पूछो, कॉमन सेंस लगाओ, इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा है, लगाओ कॉमन सेंस फटाफट। लगाओ, आई वॉन्ट सम आंसर आउट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट 70 स्टूडेंट जो लाइव देख रहे हो। बताओ। गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशंस को जो सेक्शन 80C के तहत पैसा लगाती हैं, गवर्नमेंट इनको बोलती है कि तुम्हें ये पैसा 30% ऑफ दिस एंटायर फंड दैट यू आर कलेक्टिंग यू हैव टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनका फायदा क्या होता है कि गवर्नमेंट क्रिएटेड एनेबलिंग कंडीशंस फॉर द पीपल टू इन्वेस्ट इन दीज प्रोडक्ट्स। Since the government created the enabling condition, government is asking them to invest at least 30 to 40 to 50, sometimes 50% of this money in the government securities or bonds. ठीक है, तो इनका भी फायदा, गवर्नमेंट का भी फायदा।
चीप एंड सफिशिएंट कैपिटल, गवर्नमेंट इनके ऊपर कंडीशंस लगा देती है। तो कभी न्यूज़पेपर में ये आए तो आपको, इसमें क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, एजेड कोई भी ब्लड रिलेशन का, खासकर मदर, पेरेंट्स, फादर, ठीक है, सिबलिंग्स, तो वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है। क्लियर? इसमें एलिजिबल रहते हो आप। तो ये टैक्स में से हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे माइनस हो जाएंगे। एलिजिबल अंडर LIC की पॉलिसी है, म्यूचुअल फंड है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, बट जिसका भी वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है उसको ये एलिजिबल कराना पड़ेगा। लाइकवाइज फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब इस पे इनकम टैक्स 12 लाख में नहीं पे करना पड़ेगा, 11,80,000 रुपये पे करना पड़ेगा। क्लियर? वैसे ही होम लोन, जो लोग होम लोन लेते हैं, अब उसमें क्या होता है कि होम लोन अगर किसी ने प्रिंसिपल पे किया है 1,50,000 पर ईयर, वो एडिशनल है, ठीक है। 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C एंड 1,50,000 एक्स्ट्रा फॉर हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इसमें इंक्लूडेड हो जाती है सेक्शन 80 में, ठीक है। मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आगे एक बार बजट में हम कवर करेंगे, जब गवर्नमेंट का बजट कवर करेंगे। अभी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट किसका होता है? जैसे हमारा करंट अकाउंट है JVs IAS प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, रीअकरिंग, विच की मतलब हर महीने, अब जैसे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 12,000 रुपीज है, तो उनको पता है कि वो लास्ट में जाके 12,000 नहीं स्पेंड कर पाएंगे, 31 मार्च को 12,000 नहीं दे पाएंगे किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो वो क्या करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करा लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में एक साथ पैसा देना पड़ता है, रेकरिंग डिपॉजिट में हर महीने 1,000 कट जाएगा, हर महीने जितना आप डिसाइड करोगे उतना कट जाएगा। स्टूडेंट्स इफ दे आर हैविंग एनी इनकम दे कैन इन्वेस्ट, ठीक है, देन ओनली दे वुड बी एबल टू गेट सम बेनिफिट। अब अगर इनकम ही नहीं है और इसमें इन्वेस्ट करोगे तो फिर फायदा नहीं है। क्यों? इसमें फायदा पता है क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम होगा, 7% होगा, बट अगर आप ये जो 6,000 आपके बच रहे हैं, अदरवाइज आपको 30% टैक्स देना पड़ता है इस पे, है ना। तो 6,000 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे, 20,000 का 7% कितना हुआ, 20,000 का 10,000 1,400 प्लस 6,000, ठीक है, आपका एक्चुअल इंटरेस्ट इतना हुआ। इसी का ही एक वेरिएंट होता है टैक्स फ्री बॉन्ड। टैक्स फ्री बॉन्ड क्या होता है? टैक्स फ्री बॉन्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। टैक्स फ्री बॉन्ड क्या होता है? जब आप गवर्नमेंट की बॉन्ड में या किसी किसान विकास पत्र में या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, खासकर ये जो एजेंसीज हैं, ये क्योंकि सरकार के सौभाग्य स्कीम जो इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम है, उसके काम को आगे बढ़ा रही हैं ये कंपनीज। तो इसमें रेक में क्या किया जाता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में गवर्नमेंट इनको ये बोलती है कि लोगों को कि आप इसमें पैसा लगाओ, 20,000, 10,000, 5,000 से शुरुआत होती है और ये टैक्स फ्री रहेंगे। यानी कि जब इन पे इंटरेस्ट मिलेगा 12%, वो टैक्स फ्री रहेगा। ये क्या है? टैक्स फ्री। टैक्स फ्री का मतलब क्या है? यानी कि इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, बट क्या जो इसमें पैसा लगाया गया है, क्या वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में एग्जेम्प्ट होगा? किसी में यस, किसी में नो, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों टाइप के बेनिफिट होते हैं। गवर्नमेंट को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो गवर्नमेंट डायरेक्टली अपनी कंपनी को कह रही है कि तुम बॉन्ड्स इशू करो, और हम एनेबलिंग कंडीशन क्रिएट करते हैं कि लोग उस बॉन्ड को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में परचेज करें, उसमें इन्वेस्ट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है उसको। तो ये एनेबलिंग कंडीशन क्रिएट कर दी। इसमें जो इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, जब आपने फिक्स डिपॉजिट में कैपिटल लगाया था, जो पैसा लगाया था, वो तो सेक्शन 80C में है। एंट्री के टाइम पे टैक्स बच जाएगा, एग्जिट के टाइम पे इंटरेस्ट नहीं बचता। तो इस वे में टैक्स फ्री बॉन्ड्स और ज्यादा अच्छा काम करती हैं, ठीक है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स में लॉक इन पीरियड 15 इयर्स, 20 इयर्स का भी होता है, राइट, ठीक है। तो ये बैंक्स के फंक्शंस हैं। अब ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिलेटेड हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स और ये सब चीजों से, बट टैक्स फ्री बॉन्ड्स को थोड़ा सा आप नोट कर लेना। ये उस चीज में ऐड हो जाएगा जो हमने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था। टैक्स फ्री बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल मीनिंग आपसे क्या पूछा जाएगा कि टैक्स फ्री बॉन्ड में क्या
एग्जिट के टाइम पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, एक और रूल मेरे माइंड में आ रहा है, एग्जिट के टाइम पे इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, टैक्स इज नॉट टू बी पेड बाय द पर्सन हु इज गेटिंग इंटरेस्ट। 20,000 लगाए थे, 20,000 के 47,000 बन गए इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होके, इस 47,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक ट्रिपल ई टर्म होता है, स्टैटिक पोर्शन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जिन लोगों के पास बुक्स हैं जो कॉरोबोरेट करते रहते हो, क्रॉस चेक करते रहते हो, ट्रिपल ई रूल क्या है? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स और इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, दी क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रूल्स इन और इन टर्म्स ऑफ टैक्स सिस्टम इन इंडिया, we often come across the term triple E. What does it mean? आंसर है exempt, exempt, exempt. पॉइंट ये है कि जब लोग प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं तो जितना पैसा, जैसे माय मदर या कुछ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं, राइट। अब जो इन्होंने उसमें पैसा लगाया, जो पैसा लगाया वो उनकी इनकम में से माइनस हो गया, यानी कि उस पर 30% टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 20,000 इन्वेस्ट किए सिर्फ, फिर जो इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, हर साल इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एग्जेम्प्ट। फिर जब ये रिटायर होंगी उनको जो पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट। इस एग्जेम्प्ट 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 रूल का क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, तो भाई जब तुम पे टैक्स ही नहीं लगता, तुम सेक्शन 80C वाली सिक्योरिटी में क्यों पैसा लगाओगे? 3 साल अपना पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको भी पता है कि तुम्हें 1400 तो इंटरेस्ट मिलेगा उनसे, 20,000 पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, इसीलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% देते हैं, क्योंकि सेक्शन 80C में वो एलिजिबल है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम 6,000 रुपये 30% टैक्स या 10% टैक्स तुम्हें जो बचता है, जो भी टैक्स स्लैब में तुम आते हो वो तुम्हारा टैक्स बच रहा है, इसलिए इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 80C वाली सिक्योरिटीज पे कम रहता है। क्योंकि जो ये कंपनीज हैं, जैसे प्राइवेट बैंक है, फिक्स डिपॉजिट लगा रहा है, दे रहा है, उसको फिक्स डिपॉजिट अगर वो सेक्शन 80C के अंडर एलिजिबल है, उसको उसका 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो फिर वो तुम्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से देगा, राइट? ये हमने करा ना कवर, क्योंकि उसको वो पैसा गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाना है जिसमें रिटर्न आती है, एश्योर्ड रिटर्न है, बट ल्यूक्रेटिव नहीं है, इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इसीलिए। ठीक है, एग्जेम्प्ट 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 रूल का क्रिटिसिज्म प्रणब मुखर्जी ये बीच बीच में होते रहता है। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये कहा जाता है, हर फाइनेंस मिनिस्टर ये कोशिश करता है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनको जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तो आप एग्जेम्पशन दो, जब उनको इंटरेस्ट मिल रहा है तब एग्जेम्पशन दो या नहीं दो ये मैटर करता है, लेकिन जब वो विड्रॉ कर रहे हैं फाइनली तब तो उन्हें एग्जेम्पशन मत दो, तब ये EET होना चाहिए। ठीक है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट फाइनल स्टेज पे जब वो विड्रॉ कर रहे हैं तब उन पे टैक्स लगना चाहिए। मैं इसको अच्छे से बना देता हूं, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, व्हेन समबडी इज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट स्टेज पे इट इज एग्जेम्प्ट, जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टमेंट स्टेज एग्जेम्प्ट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, ये भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद विड्रॉल, ये भी एग्जेम्प्ट। दिस इज कंट्रोवर्शियल। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि गवर्नमेंट अननेसेसरी टैक्स एक्सपेंडिचर कर रही है, टैक्स को खर्च करना। टैक्स एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इट। तो ये जो है स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन में बिजनेस को जो वेवर्स दिए जाते हैं, जैसे किसी को टैक्स हॉलीडे दे दिया, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन, यानी कि वो रेवेन्यू जो हम कलेक्ट कर सकते थे लेकिन हम कहते चल छोड़ यार जाने दे, ठीक है, दोस्त है इसका कर्जा माफ कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन। ये रेवेन्यू सरकार कलेक्ट कर सकती थी
तो जो ये क्रिटिक्स हैं, जो लेफ्टिस्ट्स होते हैं या जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं न्यूज़पेपर में, वो ये बोलते हैं कि इसको लास्ट स्टेज पे टैक्स करना चाहिए था. दिस इज द रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट इज लेटिंग गो. ठीक है, गवर्नमेंट इज नॉट कलेक्टिंग. ऐसे ही बिजनेस को टैक्स हॉलीडेज दी जाती हैं. ये सब इसमें इनका क्वांटम लिखा जाता है कि ये कितनी है टैक्स हॉलीडे. टैक्स हॉलीडे क्या है? 5 साल के लिए इंडस्ट्री को कोई टैक्स ही नहीं पे करना. ठीक है, एग्जेम्प्ट रूल के तहत कितना पैसा हुआ. और जो लोग होम प्रॉपर्टी बाय करते हैं उनको होम लोन लेने पे इंटरेस्ट में रिबेट मिलता है. जो उन्होंने जो इंटरेस्ट पे किया है और जो प्रिंसिपल पे किया है उसमें वो पैसा उनके उसमें से माइनस हो जाता है टोटल इनकम में से. यानी कि अगर मैं घर लूंगा तो मेरी इनकम में से घर की तरफ जो मैंने पैसे चुकाए हैं ईएमआई अप टू 1.5 लाख रुपीस मैं अपने उसमें से माइनस कर सकता हूं इनकम में से. और जो मेरी रिमेनिंग इनकम होगी मुझे सिर्फ उस पे टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. एनपीएस इज कॉन्ट्रेरी टू पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस. कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या कहना चाह रहे हो मुदित? आप ये कहना चाह रहे हो एनपीएस में टैक्स लगता है. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. ठीक है, इसे कवर करते हैं. मैं जो टैक्स एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट लिखवा रहा था उसको लिखो टैक्स एक्सपेंडिचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर? वैसे ये चीजें आगे कवर होंगी लेकिन बता रहा हूं. Tax expenditure refers to the opportunity cost of giving exemptions. ठीक है, इसको टैक्स एक्सपेंडिचर ही बोला जाता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट. आप यूपीएससी में आए, आप कुछ और कर सकते थे. दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मैं यहां पे हूं क्योंकि मैं फ्री था, इसलिए नहीं. मैं शायद प्रॉपर्टी में जा सकता था. तो कमिंग हियर एट द कॉस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ प्रॉपर्टी इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. टैक्स एक्सपेंडिचर इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गिविंग एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स. इनकम टैक्स डिडक्शन यानी कि जो मैंने अपने फादर या मदर का इंश्योरेंस पॉलिसी ली वो मेरे उसमें से माइनस हो गई इनकम में से, मेरे को कम टैक्स पे करना पड़ेगा. डिडक्ट हो गया मेरा, टैक्स डिडक्शन. ठीक है. तो टैक्स को एक्सपेंड करना. टैक्स कलेक्ट करती सरकार फिर एक्सपेंड करती, लेकिन सरकार पहले ही टैक्स को एक्सपेंड कर दे रही है, स्पेंड कर दे रही है. क्लियर? डन. टैक्स एक्सपेंडिचर. अब बैंकिंग पे वापस आते हैं. कुछ रिलेटेड टर्म्स थी ये तो मैंने पूरा उनका बता दिया. ग्रांटिंग एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट वी हैव कवर्ड. कैश क्रेडिट भी सेम ही होता है ओवरड्राफ्ट जैसा. ठीक है, यानी कि कस्टमर को क्रेडिट दे दिया, खड़े पांव क्रेडिट, जैसे पर्सनल लोन बोलते हैं. ठीक है, लोन्स देना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सारा. कैश क्रेडिट इज प्राइमरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन एजेंसी फंक्शन. एजेंसी फंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स. आपने आईसीआईसीआई से एचडीएफसी में पैसे ट्रांसफर करे. ठीक है, तो बैंक इज एक्टिंग एज योर एजेंट. दैट इज वाई एजेंसी फंक्शन. ठीक है. और ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट्स, जैसे कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. आप अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो, जैसे कि हमारे बिल आता है एयरटेल का या कुछ, तो टाइम नहीं है. ठीक है, मैंने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी कि हर महीने ये 1500-2000 रुपए एयरटेल को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे. पेनल्टी नहीं लगेगी, सिरदर्द नहीं लेना पड़ेगा, वो सब. क्रेडिट कार्ड का बिल अपने आप पे हो जाएगा. फिर कलेक्शन ऑफ चेक्स. बैंक एक सिटी से दूसरी सिटी के चेक कलेक्ट करता है ना, वो सारा कुछ. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये भी एजेंसी फंक्शन में आ जाता है. यूटिलिटी फंक्शंस जो मैंने बताया, लॉकर फैसिलिटी और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देना, वो इसमें आ जाता है. लॉकर होता है ना, सोना रख के आते मम्मी जहाँ पे, वो सब. ठीक है. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे प्रॉपर्टी के कागज और ये सब रखा जाता है, हीरे जेवरात, वो सब. ठीक है, तो लॉकर. नहीं तो फिर क्या देखोगे स्मृति ईरानी में, देखते हो ना वो काम ये सब करते रहते हो ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन डिपॉजिट देयर सेविंग्स विद द बैंक. करंट डिपॉजिट्स होती हैं बिजनेस अकाउंट्स में. ठीक है, जो कंपनीज के अकाउंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स के अकाउंट्स हैं, किसी राशन शॉप का कोई
लेन देन का अकाउंट है वो सब। फिक्स डिपॉजिट्स ये भी हमने कवर कर लिया, सेविंग डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट्स whenever they desire, since the bank has to keep the deposited amount of such accounts in the cash always, they carry no interest। अब करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी आज पैसा आया कल चला गया, तो बैंक ये कहते हैं हम तो तुम पे एहसान कर रहे हैं। सेविंग्स बैंक वाले जो होते हैं वो ज्यादा टाइम पैसा रखते हैं, 1 तारीख को सैलरी आएगी, सेव करेंगे, धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे, तो बैंक उनको 3.5% 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा एंगल लेके आते हैं। How many of you know about e-sweep except for the bankers? e-sweep एक नया इंस्ट्रूमेंट है बैंक्स के बीच में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के आने की वजह से क्या होता है, ऑटो डेबिट हो जाते हैं आपके अकाउंट में पैसे। अब मैंने अपने बैंक में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मेरे अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा अगर पैसे होंगे तो वो स्वीप में एफडी हो जाएगी उनकी, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि कितने टाइम की एफडी है, ऑटोमेटिकली वो 6 मंथ्स पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा, अगर मैंने मान लो, ठीक है, उसमें अकाउंट में पड़े 5,50,000, तो 5 लाख ऑटो डेबिट हो जाएंगे। आने के 48 पैसे डिपॉजिट हुए, उसके 48 घंटे के अंदर ये पैसा जो 1 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगा। अगर ये 5 लाख में से मैंने किस दिन 70,000 विड्रॉ कर लिए, कितने रह गए, 4,30,000। अब ये 4,30,000 अगर 30 डेज से ज्यादा हो गए, 28 डेज होता है किसी बैंक में, किसी 30 डेज होता है, 30 डेज से अगर ज्यादा हो गए तो उस बैंक का जो 60 डेज के फिक्स डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे 50 पैसा कम या 0.75 पैसा कम, अगर उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6% पेपर एफडी पे। पेपर एफडी होता है ना कि पेरेंट्स जाते हैं करवा के आते हैं फिर उसको रख देते हैं, वो ड्यूरेबल होती है। पेपर एफडी कोई क्यों करवाएगा, इसलिए करवाएगा कि उसको लंबे टाइम के लिए करना है, और बैंक को भी ये सर्टेनिटी हो जाती है कि हाँ इस बंदे ने पेपर एफडी कराई, बेचारा आया करवा के गया, तो ये पर्सन जल्दी विड्रॉ करने नहीं आने वाला, इसलिए बैंक उसको तो देता है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो ई स्वीप वाले लोग होते हैं, अब ये ई स्वीप में जो पैसा पड़ा है ये पता नहीं है कि कितने टाइम के लिए, इसलिए बैंक इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 5.5%, ठीक है, जो फिक्स उस 60 डेज की एफडी पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। और इसको ना मैं अलग स्लाइड पे समझाता हूं, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। वैसे तो काफी लोगों को पता होगा, बहुत कॉमन हो गया अब ये। देखो सेविंग्स बैंक में अगर मैंने ई स्वीप फैसिलिटी अवेल नहीं करवाई तो सिर्फ सेविंग्स बैंक है, ठीक है। सेविंग्स बैंक में बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है आपका 3.5%। तो 1 मंथ अगर आपने पैसे डिपॉजिट कराए बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड, ठीक है, 5 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए, मान लो 50,000 पहले से पड़े थे, 50,000 तो रिजर्व है, आपको रखना ही रखना है अगर आपको ई स्वीप फैसिलिटी क्रिएट करनी है। तो 5 लाख किसी बैंक में 50,000 है, मैं प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ, ये SBI में ये 20,000 ही है। 5 लाख रुपए अगर मैंने डिपॉजिट कराए और ये अप टू 30 डेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, इससे थोड़ा सा ज्यादा, कितना, 3.75%। अब अगर इस पैसे में से मैंने मान लो 70,000 विड्रॉ कर लिए, अब बाकी के 4,30,000 कितने दिन के लिए पड़े हैं, 31 डेज के लिए, और अगर ये अप टू 60 डेज रह गए तो इस पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा 4.25। ई स्वीप मेरे अकाउंट में से अपने आप पैसे डेबिट हो जाएंगे और वो पैसे की EFD बन जाएगी, एक तरह से ई फिक्स डिपॉजिट, जो कि आपको बैंक नहीं जाना, आपको किसी को फोन नहीं करना। अगर आपको पैसे तत्काल जरूरत पड़ते हैं, आप इसमें से फिर दोबारा से 1,10,000 विड्रॉ कर लोगे। अगले महीने में कितने गए, अगर नहीं विड्रॉ करते तो पूरे 5 लाख पे ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। क्लियर? मोड बैलेंस बोलते हैं, ठीक है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, बहुत सारे नाम हैं, मोड भी बोला जाता है इसको। और नाम बताओ जिन लोगों के बैंक्स में डिफरेंट नाम लिए जाते हैं। मोड इज यूज्ड बाय SBI, एम आई राइट गौतम? एज फार एज आई रिमेंबर गौतम हैड पेड हिज फी थ्रू SBI, राइट?
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब जितना पैसा आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा बैंक उस पे इंटरेस्ट लगाते जाएगा। जैसे जैसे टेन्योर बढ़ते जाएगा, अगर ये 6 मंथ्स हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। बट ये जो है जो कन्वेंशनल फिक्स डिपॉजिट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा। यहाँ पे 3.75 है तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 4.25 है तो यहाँ पे 4.5 होगा, क्योंकि बैंक नीड्स योर मनी टू बी देयर इन दी बैंक अकाउंट ऑन अ प्रिडिक्टेबल बेसिस। अब कोई फिक्स डिपॉजिट कराने आ रहा है और उसने पहले एफडी लिक्विडेट कर दी, मैंने बैंक को ये कहा कि मेरी फिक्स डिपॉजिट 1 साल की कर दो, और मैंने वो फिक्स डिपॉजिट 1 साल से पहले तोड़वा ली, मेरे को पैसे जरूरत पड़े, मैंने बोला कि मेरे को पैसे वापस दो, तो बैंक क्या करेगा, 1 साल पे इंटरेस्ट रेट था बैंक का 6.75%, ठीक है। एक तो बैंक मेरे को 50 पैसा की, चलो ये बाद में बताता हूं, मैंने ये एफडी 3 महीने में तोड़वा ली, 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, ठीक है। बैंक मुझे 5% नहीं देगा, बैंक मुझे भी देगा कि तुम जो है तुम्हारी गलती है, तुम खड़े पांव आ गए, तुमने हमें बोला था 1 साल के लिए, अब हमने वो पैसे 1 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा दिए, खैर कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें 0.50% पैसा काट के 4.5% देंगे। समझ में आया, पेनाल्टी लगाता है बैंक, इंटरेस्ट कम देगा। जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है, मैंने 6 महीने में ही पैसा विड्रॉ कर लिया तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, उसमें से 0.50% जो है कम कर देगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने मेरे कहने अनुसार पेपर एफडी दी, मुझे खर्चा किया, और फिर उस पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में ऐसे में लगा दिया जो 1 साल बाद मैच्योर होगा, उसकी बर्फ अभी बनी नहीं और बैंक को वो ट्रे बाहर निकालनी पड़ेगी, तो बैंक का खर्चा आएगा, इसीलिए बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देता है फिर, ठीक है। मतलब एक टाइम होता है ना, विच इज टेकन बाय द वाटर टू गेट क्रिस्टलाइज्ड इनटू आइस क्यूब्स। अब वो आइस क्यूब बनने के कगार पे था, या तो तुम बैंक को पहले ही बता देते कि तुम 3 महीने बाद आओगे, वो वैसे ही बर्फ देता तुम्हें, वैसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देता। अब तुमने बोला 1 साल बाद आओगे, बैंक ने उसे जो पुराना रेफ्रिजरेटर था उसमें डाल दिया, यानी कि जो पौधा बड़े होने में टाइम लेगा लेकिन फल अच्छा देगा, है ना। द लॉन्गर द टेन्योर द हायर वुड बी द रिटर्न। तो बैंक को भी नुकसान हो रहा है तो आपको भी नुकसान देगा बैंक। तो सेकेंडरी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस, यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड और ये सब आ जाता है, राइट। नाउ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू स्वीप एंड ऑल, क्योंकि आजकल क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, जो हम पहले थोड़ा कवर कर चुके हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो यूपीएससी उन चीजों के क्वेश्चंस पूछ रही है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट और दीज थिंग्स, है ना। समझ में आया। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट सभी को पता है। एमडीआर क्या होता है, एमडीआरएस, जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, मैंने ये भी बता दिया कि क्रेडिट कार्ड पे बैंक की कमाई कैसे होती है। अगर एक आदमी डिफॉल्ट करता है तो उसका 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बैंक तो मर्चेंट से जैसे ही आपने कार्ड स्वाइप किया उसको पैसे कमाई हो गई। स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आए तो ये चीजें पता होनी भी जरूरी हैं। करंट डिपॉजिट्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, देन savings. In such deposits, money up to a certain limit can be deposited and withdrawn once or twice. Savings deposit जो जनधन योजना वाले अकाउंट्स हैं वो यही हैं, ठीक है। once or twice in a week. बैंक ये कहता है 52 वीक्स हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 100 बार साल में विड्रॉ कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा करोगे तो 10 रुपए विड्रॉल के लगेंगे, ठीक है। एक विड्रॉल के पैसे लगेंगे तो 100 से ज़्यादा विड्रॉ क्यों करोगे। आप एटीएम पे जा जाके खेलते थे तो बैंक्स ने क्या किया, 10 रुपये 22 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, 20 रुपये प्लस सर्विस टैक्स लगाना शुरू कर दिया, है ना। अदर बैंक के एटीएम पे जाओगे 4 ट्रांजैक्शंस, तो लोगों ने क्या किया, एटीएम से खेलने लग गए बच्चे। तो ये सारा कुछ बैंक को करना पड़ता है। ऑन सच डिपॉजिट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लेस। अब इसकी बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ थोड़ा डायनामिक बताना चाहूँगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, BTT। बीजेपी ने इलेक्शंस में 2003 में भी ये बोला था कि हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लेके आएंगे, और उन्होंने ये भी बोला 2014 में भी बोला था बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लेके आएंगे, लेकिन लेके नहीं आए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है गाइस? बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जिन कंट्रीज में लाया गया है वहां पे पैरेलल इकोनॉमी नहीं है, यानी कि फॉर्मल इकोनॉमी है। एवरीथिंग इज डन इन वाइट, देयर इज नो ब्लैक मनी। तो लोगों के पैसे बैंक से आते हैं, बैंक से जाते हैं, तो जब कभी पैसे आते हैं
तो उस पर टैक्स लगता है बैंक में पैसे डिपॉजिट करने पे, ठीक है। जब यहाँ से पैसे विड्रॉ होके जाएंगे कहाँ, कैश यहाँ पे बहुत कम यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे पैसे विड्रॉ होके दोबारा से किसी एसबीआई से पीएनबी में चले गए, तो पीएनबी इस पे दोबारा टैक्स लगाएगा। यानी कि पर्सन ए ने पर्सन बी को चेक दिया, पर्सन बी ने वो चेक, अब पर्सन ए ने जब चेक दिया तो ए को 10% टैक्स लग गया, इसको 5% रखा जाता है, ठीक है। वैसे तो जो जितनी बड़ी अमाउंट निकालेगा उसको उतना ही 5% देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, स्लैब्स होते हैं। अगर कोई 1 लाख विड्रॉ कर रहा है तो 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर कोई 10 लाख विड्रॉ कर रहा है तो 20% टैक्स लगेगा। इसमें इनकम, ऐसी कंट्रीज में इनकम टैक्स नहीं होता। फॉर्मल इकोनॉमी होती है, बैंक में ही पैसा जाएगा, बैंक में ही आएगा, या तो पेटीएम में जाएगा या ऐसी कोई यूज एप्स में जाएगा, सारा कुछ कनेक्टेड होता है। हार्ड करेंसी की यूसेज नहीं होती। इसमें फिर क्या होता है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लेती। ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। तो बीजेपी वॉज इन इट्स पोल गिमिक, जुमला जिसे बोलते हैं, उन्होंने मिडिल क्लास को खुश करने के लिए ये कहा सैलरीड क्लास को कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स आएगा। सैलरीड क्लास को कोई खतरा नहीं है इससे, क्योंकि सैलरीड क्लास को तो वैसे ही टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड है। जो लोग सैलरीड हैं, प्राइवेट या पब्लिक, तो पूरी सैलरीड क्लास खुश हो गई कि हाँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स आएगा तो बिजनेसमैन फंसेगा। लेकिन बिजनेसमैन भी खुश था, क्यों? क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लाने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे यहाँ पैरेलल इकोनॉमी का एक्सटेंट जो है 25% है, 25%। यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की है तो उसका 25% $5 ट्रिलियन काला पैसा चलता है, कैश में लेन देन होता है, ठीक है। इंडिया इज अ कैश इकोनॉमी, हम लोग कैश में काम करते हैं, यस, ठीक है। तो बिजनेसमैन भी खुश था, मेरा क्या, व्यापारी आदमी खुश था कि मेरा क्या जाएगा, मैं बैंक से डील ही नहीं करूंगा। और बिना प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस के, बिना डिजिटल इकोनॉमी के, बिना मोबाइल बैंकिंग के या फॉर्मलाइज्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट्स के, डिजिटल ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स ब्लैक मनी को और ज्यादा बढ़ाएगा। लोग बैंकिंग सिस्टम से बाहर आ जाएंगे, है ना। पैरेलल करेंसीज इन्वेंट हो जाएंगी, वो करेंसी जो बैंक में जाएगी ही नहीं। समझ में आया? वो थैंक्स टू कोविड-19 एंड देखो, पहले तो डीमोनेटाइजेशन, फिर बीजेपी ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन कर दिया। ये बोला कि काले व्यापारियों का पैसा चला जाएगा, तो मतलब जिनके पास में ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, एज इफ कि जीनी जैसे बोलते हैं ना जादू हो जाएगा। ऐसे तो हुआ नहीं। जिनके पास काला पैसा होता है उनके पास अकल ज्यादा होती है, वो पैसा कैश में नहीं रखते। ब्लैक मनी इज इन्वेस्टेड इन गोल्ड, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। कोई बेवकूफ थोड़ी होगा जो करोड़पति है वो पैसा कैश में रख के बैठा होगा। हाँ, उसकी टोटल वेल्थ का 10% पैसा होगा जो नोट्स में पड़ा होगा गलती से। आज मैंने एक प्रॉपर्टी बेची 10 करोड़ की और वो पैसे मेरे घर पड़े थे गलती से। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के मैं पैसे घर पे क्यों रखूंगा? रात 8 तारीख रात्रि 8 बजे नहीं रखूंगा, मैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, राइट। इसीलिए डिजिटल इंडिया, तो ये कहने की बात है, ठीक है। दोनों पैरेलल सिस्टम है। अब समझ में आ गया बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। न्यूज़पेपर में कभी ये कैची टर्म्स आती हैं तो पता होनी चाहिए। इसमें बैंकिंग सिस्टम बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। बट हमारे यहाँ तो क्या है, एचएसबीसी वगैरह खुद ही हवाला ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाए गए हैं। अब चंदा कोचर की तो बात ही ना करें तो और बात है, समझ रहे हो ना। फिर अब बिटकॉइन जैसी चीजें आ गई हैं तो ये चीजें तो क्या ही करेंगी। मैंने बोला ना कि पैरेलल करेंसीज फिर लोग बनाने लग जाएंगे, फिर लोग इंडियन करेंसी में बात ही नहीं करेंगे जिन लोगों को पैसा चुराना है। क्लियर हुआ ये? इसीलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और ये सब है कुछ नहीं। इनकम टैक्स की ट्रैप में क्यों ये फायदेमंद है, क्यों इसके बारे में बात होती है। इनकम टैक्स में कितने परसेंट है इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करें, टैक्स डेंसिटी की बात करें, कितने लोग टैक्स पे करते हैं, उनकी बात हम हमारी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के बारे में जब बात करेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 6% है, जबकि 10 to 12% नॉर्मल होना चाहिए। नो टैक्स ऑन इंटरेस्ट, अर्शिका, क्लियर है?
तो हमारे यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, सो दैट इज वाई गवर्नमेंट सेड, क्योंकि इंडिया का टैक्स टू जो बीजेपी में थोड़े अच्छे लोग हैं जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे मतलब हैं एक दो, उन्होंने ये बोला कि टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, ये चीज जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स उसको इंक्रीज कर सकता है। टोटल टैक्स कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड टैक्स टू जीडीपी रेशो। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत कम है, लोग टैक्स नहीं पे करते, इसीलिए ये कहा गया। अब तो खैर आधार आ गया और बच गया है, अगर सही इंटेंशन हो तो प्रॉपर्टी को लिंक करना है, प्रॉपर्टी को अगर लिंक कर दिया जाएगा आधार के साथ में तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मॉडर्न बैंकिंग गेव मोस्टली सिक्योर्ड लोन्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। मॉडर्न बैंक्स कौन से लोन देते हैं? सिक्योर्ड लोन देते हैं। अब ये समझ में आ गया, कोई ऐसी टर्म नहीं रहनी चाहिए, मेरी कोशिश ये है कि फैंसीफुल टर्म है, तुम डर गए ये कहाँ से आ गया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, ये तो सर ने कराया ही नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी ये फैशन में नहीं चल रही, कभी भी आ जाएगी। ठीक है, तो जनरली द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और कोलैटरल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन। दिस इज डन मेनली, टैक्स टू जीडीपी वाला पॉइंट नोट कर लेना, सॉरी फॉर ब्रेक इन द रिदम, बट ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की बात क्यों होती है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया में लो है, और आफ्टर कोविड-19, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एंड देन कोविड-19, डिजिटल इंडिया इज बिकमिंग अ डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का क्वांटम बढ़ रहा है, पेटीएम जैसे बैंक्स आ गए, ये सब हो गया, तो लोग भी, सब्जी लेने वाला जो एग्जांपल था वहां पे भी पेटीएम है आजकल, राइट। ऑटो रिक्शा, पार्किंग, सभी के पास है आजकल, तो रिक्शा वाला के पास भी वो होता है ना, ऑटो रिक्शा में भी पेटीएम लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। नाउ दिस इज डन मेनली विद अ व्यू टू रिकवर द लोन मनी बाय सेलिंग सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ नॉन रिफंड ऑफ द लोन। कोलैटरल, कोलैटरल क्या होता है? जो चीज गिरवी रखी जाती है, कोलैटरल। अगर पैसे आदमी नहीं देगा तो कोलैटरल को बेच दिया जाएगा, लिक्विडेट कर दिया जाएगा। डन। हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट मैं तुम्हें बता चुका हूं, ये भी फैंसीफुल टर्म्स जैसे यूपीएससी पूछ लेती है, वैसे तो थोड़ा सा फार फेचेड है, ये नहीं जाएगी इतनी दूर। हाइपोथिकेशन में आप देखोगे, आप कोई कार लेते हो लोन पे, तो उस कार की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, आरसी जिसे हम बोलते हैं, उस पे लिखा होता है अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट। हाइपोथिकेशन या हायर परचेज, हायर परचेज अग्रीमेंट का मतलब ये होता है द व्हीकल इज अंडर हायर फ्रॉम SBI or ICICI until the complete number of EMIs is paid. Once the complete number of EMIs would be paid, it would be considered as purchased by Jatin Verma. Until then, Jatin Verma has just hired the vehicle. Hire purchase. ठीक है, ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में लोन जब लिया जाता है ऑटोमोबाइल्स के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, कार, बाइक अगर कोई लोन पे लेता है तो। मॉडर्न बैंक्स, ये बोल बच्चन टाइप से थोड़ा पढ़ोगे कुछ से। कैश क्रेडिट, इन दिस टाइप ऑफ स्कीम बैंक्स एडवांस लोन्स टू इट्स कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, स्टॉक। जैसे मैंने बताया था ना, कैश क्रेडिट में अगर मेरे यहाँ पे मैं मान लो कि स्टील की चिमनीज बनाता हूँ किसी के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए, मेरा खुद की फैक्ट्री है जिसमें चिमनीज बनाई जाती है स्टील की, लोहे की या कुछ। अब मेरे यहाँ पे 50 करोड़ का स्टील यूं ही पड़ा रहता है, ऑर्डर बुक इतनी रहती है, और मेरा जो प्राइमरी करंट अकाउंट है वो SBI के पास में है, तो मैं SBI के पास में जाऊंगा, मैं उनको ये बोलूंगा देखो इतना पैसा तो मेरा रॉ मटेरियल में रहता ही है, स्टॉक में रहता है, इन्वेंट्रीज में रहता है, तो आप इसको गिरवी रखते हुए, बैंक के पास गिरवी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बैंक में जाके स्टील ले गया ट्रक वो बड़ा वाला, नहीं, रहेगा मेरे ही गोडाउन में। ठीक है, लेकिन मैंने उस पर कैश क्रेडिट ले लिया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी कस्टमर के फर्दर ऑर्डर को पूरा करने के लिए, मैं उतने लाख का, जितने लाख का मुझे कैश क्रेडिट मिला है उतने लाख का पैसा मैं बैंक से उठा सकता हूं। तो पहले मैं एक कस्टमर को केटर कर पाता था, एक कस्टमर के लिए मैं एक चिमनी बनाता था, मेरे पैसे उसी में ब्लॉक हो जाते थे, स्टील खरीदने में, फिर ये सब। लेकिन अब क्योंकि बैंक ने मुझे कैश क्रेडिट दे दिया, तो मैं बैंक से पैसा लेता हूं, उस ऑर्डर को पूरा करता हूं, 2 ऑर्डर को, एक अपने पैसे से, एक बैंक से लिए गए पैसे से, तो दूसरे ऑर्डर के लिए बैंक से पैसा लेता हूं, पूरा करता हूं। 1 करोड़ जो मैंने कैश क्रेडिट लिया, उससे मैंने 1.5 करोड़ की चिमनी बना दी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ये चिमनीज लगती हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन के साथ में, और ये सब। 50 लाख मुझे जो आए उसमें से 10 लाख मैंने बैंक को दे दिया, जो कि इंटरेस्ट था कैश क्रेडिट पे, 40 लाख मेरी कमाई एडिशनल हो गई।
समझ में आया? अपने पैसे से तो मैं पैसे कमाता ही था, अब मैं बैंक से ले रहा हूं। इसीलिए ये जो बैंकिंग सिस्टम है अपने एजेंसी फंक्शन के जरिए या बाकी चीजों के जरिए ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करता है। कॉमर्स बढ़ गया है ना कंट्री में, व्यापार बढ़ गया। जिस कंट्री का बैंकिंग सिस्टम एडवांस्ड होता है, हाईटेक होता है, बड़े बड़े लोन्स या ऐसे इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लेके आता है, वहां पे कॉमर्स ज्यादा होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा होने लगती है। ठीक है, ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। जस्ट गिव मी 1 minute गाइस। गर्म पानी दे दो, नहीं है? ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज फाइनेंसिंग, यू कैन से। कैश, क्रेडिट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को गिरवी रख के बैंक्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद इट्स कस्टमर्स टू विच मनी कैन बी विड्रॉन। अब इसका हम किसान का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फार्मर्स के लिए क्या होगा ये? ई वेयर हाउस रिसीट्स। डिड आई एक्सप्लेन दिस इन दिस क्लास? नो, इतनी देर में एक्सप्लेन नहीं हो जाएगा जितनी देर में तुम्हारे तक ये आवाज पहुंचेगी। देखो, फार्मर ने अपनी प्रोड्यूस ग्रो करी, ठीक है, फार्मर की प्रोड्यूस हार्वेस्ट हुई, कटाई हुई फसल की, अब ये गोडाउन में पहुंच गई। ये गोडाउन किसका है? अप्रूव्ड गोडाउन है। किसका? एफसीआई का या कोई ऐसा गोडाउन। जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनमें ये प्राइवेट अप्रूव्ड गोडाउन्स हैं। ठीक है, ये गोडाउन प्राइवेट प्लेयर ही इसको मैनेज कर रहा है। किसान इसमें, आज किसान को राइस का प्राइस, पैडी का प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा। ठीक है, 1350 रुपीज, 1850 रुपीज मिल रहा है मान लो। किसान को ये पता है कि अभी तो क्या है, सरप्लस है, सब लोग फसल बेच रहे हैं, तो किसान इसको अभी स्टोर करना चाहता है। ये कोल्ड स्टोरेज है, गोडाउन है, इसमें किसान स्टोर करेगा। इसको एक यूनिक नंबर वाली, जैसे फिक्स डिपॉजिट पे एक यूनिक नंबर लिखा होता है ना, एक यूनिक नंबर वाली फिक्स्ड डिपॉजिट मिल जाएगी, सॉरी ई वेयर हाउस रिसीट मिल जाएगी। ठीक है, वेयर हाउस रिसीट, ई रिसीट, इस पे नंबर लिखा होगा। ये नंबर्स किसने एलोकेट करे हैं? बैंक ने एलोकेट करे हैं। बैंक ने बोला कि अगर चौथा कस्टमर आएगा तो तुम उस पर डालोगे 1224। 224 का मतलब फोर्थ कस्टमर है। ऐसी रिसीट्स काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाती हैं जो गोडाउन चलाते हैं। ठीक है, अब किसान इस रिसीट को गिरवी ले जाके बैंक के पास रख देगा। ये क्या है? बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। बेयरर मतलब अगर ये बैंक के पास है तो ये बैंक का हुआ। अगर किसान ने इस पे लिख दिया, तुकाराम का नाम लिखा हुआ है, तुकाराम ने 100 क्विंटल राइस इस गोडाउन में रखे हैं जो कि तुकाराम इतनी इतनी डेट को वापस लेने आ सकता है। ओके, तो बैंक के पास क्या है? कोलैटरल आ गई गिरवी रखने के लिए। बैंक को पता है कि इसका अनाज यहां पे पड़ा है, अगर ये अनाज नहीं करेगा तो बैंक अपने कुछ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को हायर करेगा और वो ये कोशिश करेंगे कि जो हेल्ड अप स्टॉक है, जो स्टॉक गिरवी रखा है और वो किसान पैसे देने नहीं आया, तो उसका स्टॉक 6 महीने के बाद उसको वार्निंग देके, ईमेल मेल भेज के, घर पे उसके किसी एजेंट को भेज के बैंक उसका स्टॉक बेच देगा 100 क्विंटल। कब बेचेगा? ये एग्रीकल्चरल जो असेसर्स हैं, बैंक के एक्चुअरीज हैं जो कि इसका मूल्यांकन करते हैं कि इसको कब बेचा जाए, उनको ये सारी नॉलेज होती है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की। वो ये डिसाइड करते हैं कि राइस को कब बेचा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। Now, banks advance loans to its customers up to a certain amount through overdraft if there are no deposits in the current account. अब जैसे मैंने चेक दिया 1 लाख का, ये मैं बता चुका हूं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑल्सो वी हैव कवर्ड। Investment of funds. The bank invests their surplus funds in the following types of securities: government securities, other securities. Government securities include both central and state governments, such as treasury bills, national savings certificates, etc. Other securities include securities of state associated bodies. ये सिंपल सी चीजें हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया क्योंकि हमने फाइनेंशियल मार्केट में ज्यादा टाइम लगाया है। ठीक है, अब अगर मैं ये चीजें बैंक में इस वाली पीपीटी से समझाता तो फिर मेरे को ज्यादा लिखना पड़ता, ज्यादा टाइम वेस्ट होता। वो पीपीटी उस वे से डिजाइन करी गई है कि चीजें समझ में आ जाए। हमें मेन चीज पता है क्या कवर करनी है इसमें? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, बिकॉज दे आर क्वाइट इन न्यूज, है ना। रीजनल रूरल बैंक्स, ई वेयर हाउस रिसीट्स, बैंक कैसे उसको डिस्काउंट करते हैं, ये चीजें हमें कवर करनी है, जो कि आगे एक बार ओवरव्यू ले लो इसका, फिर उनको
कवर करेंगे। बैंक्स मेक पेमेंट फॉर देयर क्लाइंट्स एंड एट टाइम्स एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक मिनट जस्ट पानी पीने दो गाइस। तो ये सिंपल है, एजेंसी फंक्शंस एलैबोरेट थोड़ा सा कर रखा है यहाँ पे। बिसाइड्स मिसलेनियस फंक्शंस क्या होते हैं? बैंक्स मेक अरेंजमेंट फॉर लॉकर्स, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल, ये बैंक्स गिव रेफरेंस फॉर देयर कस्टमर्स, बैंक्स कलेक्ट नेसेसरी एंड यूजफुल स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। बैंक से कितना पैसा विड्रॉ हो रहा है ये सबसे पता लग जाता है गवर्नमेंट को कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमी का जीडीपी अच्छा आएगा ये सब। बैंक्स अंडरटेक सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई यूएसए से आया है फॉरेन एनआरआई या कोई भी, उनके पास में डॉलर्स हैं, डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करना एंड वाइसी वर्सा वो सब, ठीक है। बैंक्स एडवाइज देयर क्लाइंट्स रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एज स्पेशलिस्ट्स। बैंक दे डू दी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये भी हो गया। लेटर ऑफ क्रेडिट, अब एक नीरव मोदी के चलते एलओयू और एलओसी, एलओसी बाद में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है। नीरव मोदी स्कैम में एलओयू समझ लेना, ठीक है। कौन सी पावन भूमि से थे? गुजरात से थे। कौन? नीरव मोदी, ठीक है। तो यहां से नीरव मोदी ने क्या किया, पीएनबी के एक ब्रांच में गए और वहां से 11,500 करोड़ ही था ना, 11,500 करोड़ का ये बोला कि मैं यूएसए से डायमंड्स लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए देखो, यहाँ पे 10,000 करोड़ की एंट्री है, ये सब है, तो मेरे को आप इतना लोन दे दो। बैंकर्स ने, ठीक है, कुछ नेग्लिजेंस यहाँ पे रहा। अब बैंकर्स ने क्या किया कि नीरव मोदी का कंसाइनमेंट यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब बैंकर्स ने ये कंसाइनमेंट दे दिया, ये यहाँ से डेविड कॉलमैन हेडली ने ये बोला कि हाँ ठीक है हम यहाँ से डायमंड्स भेज रहे हैं। और डेविड कॉलमैन हेडली का बैंक था, मान लो कि यहाँ पे पीएनबी की ब्रांच है यूएसए में, पीएनबी की ब्रांच ने डेविड कॉलमैन हेडली के सिटी बैंक यूएसए की ब्रांच को ये अंडरटेकिंग दे दिया, ये नीरव मोदी की बैलेंस शीट और बैंकिंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखते हुए कि सॉलिड बैंकिंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, तो इसको 11,500 करोड़ का इसके डायमंड की कंसाइनमेंट आ रही है, जो कि बैंक कस्टम्स ऑफिशियल्स बैंक को ही देंगे, ठीक है। यहां से ये दिखाया गया, पीएनबी के बैंक ने कहा कि हाँ शिप यहां से डिस्पैच हो चुका है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये है कि पीएनबी ने अंडरटेकिंग दी और ये लेटर भेजा, अपनी पीएनबी ब्रांच को फैक्स किया, मेल किया, और उसने सिटी बैंक को ही अंडरटेकिंग दे दी कि हाँ हम यूएसए में लोकेटेड हैं, हमारा ऑन फुट प्रेजेंस है, हम ये पैसा देंगे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बेसिस पे। अब यहां पे क्या हुआ, डायमंड्स पहुंच गए जो कि डायमंड्स थे ही नहीं, ठीक है। नीरव मोदी को ये लोन मिल गया 11,500 करोड़ का, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वहां से विड्रॉ हो गया। इसके बीच में एक और चीज आती है स्विफ्ट, ठीक है। यहां पे ब्राइबरी करी गई। स्विफ्ट सिस्टम क्या है, हर बैंक का एक कोर होता है, कोर से जब आप यहां से पैसा विड्रॉ करते हो, दोनों चीजों को इंटरलिंक करूंगा, 2 मिनट देना, 5 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है बट सुनना इधर। कोर में क्या होता है, जब आप यहां पे खड़े, मान लो कि मैंने 7:05 पे 5 मिनट 00 सेकंड पे अपने किसी दोस्त को भेजा, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए थे, ठीक है। मैंने उसको बोला कि तू यहां से 10,000 बैंक से विड्रॉ करना, चलो 7 नहीं इसको 2 बजे ले लेते हैं, ठीक है, दोपहर के 2 बजे 2 PM पे मेरा फ्रेंड गया, वो बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहा है, या मान लो कि वो दूसरे एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहा है, मैंने अपने कार्ड, एड ऑन कार्ड बनवा रखा है, समझ लो, ठीक है। 2 कार्ड है मेरे बैंक अकाउंट पे, तो 2 डेबिट कार्ड है, एक मान लो कि छोटे भाई के नाम पे बनवा दिया या कुछ, मैंने वो कार्ड अपने दोस्त को दे दिया कि तू इस एटीएम से पैसे विड्रॉ करना है 10,000, हम दोनों 2:05 पे ये पैसे विड्रॉ करेंगे। उसने भी पैसे विड्रॉ करे, मैंने भी पैसे विड्रॉ करे, ये दोनों ट्रांजैक्शन बैंक के सर्वर में जाएंगी, जिसे हम कोर कहते हैं। कोर मतलब सारी ट्रांजैक्शंस पहले यहां से कम्युनिकेट करती हैं और ये कोर बताता है कि हाँ जेवी के अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तुम ये पैसे विड्रॉ करने स्टार्ट कर दो। एटीएम नंबर 1 ने स्टार्ट कर दिए।
कोई भी दो ट्रांजैक्शंस अगर उतने ही टाइम पे फीड इन होती हैं तो दोनों में से एक ट्रांजैक्शन में 1-2 सेकंड का गैप आ जाता है, ठीक है। दोनों सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लो इंटरनेट बैंडविड्थ सब कुछ सेम है, कोई ग्लिच नहीं है, कोई लैग नहीं है, दोनों में से एक ट्रांजैक्शन ब्लैंक क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, उस पर लिखा हुआ आएगा इनसफिशिएंट फंड्स। इंटरनेट बैंकिंग कोर आपको फ्रॉड करने से बचाता है, आपके अकाउंट से फ्रॉड होगा या कुछ होगा, पहले ये कोर में ये ट्रांजैक्शन, ये इंस्ट्रक्शन फीड होगी कि कस्टमर पैसे विड्रॉ करना चाह रहा है, क्या पैसे हैं, क्या ये कार्ड का जो पिन XYZ जो डाला गया है 4 डिजिट का ये सही है, क्या ये कार्ड सही है, कोर उसको ऑथेंटिकेट करता है, तब वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है। लेकिन जो फॉरेन ट्रांजैक्शन हैं होती वो भी कोर से जुड़ी हुई हैं कि नीरव मोदी को इतना लोन देना है या कुछ, ठीक है। लेकिन जो स्विफ्ट सिस्टम है जिससे ये फॉरेन ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, पीएनबी के केस में या इंडियन बैंक्स के केस में ये स्विफ्ट सिस्टम कोर से इंटरलिंक्ड नहीं है। समझ में आया? नीरव मोदी की हिस्ट्री में 11,500 करोड़ की औकात ही नहीं थी लोन लेने की। बैंकिंग ऑफिशियल्स जो फॉरेन ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट जो हैंडल करते हैं उन्होंने इसको एक फेक लिमिट दे दी, 10-12 सीनियर ऑफिशियल्स ने मिलके, ठीक है, फेक लिमिट क्रिएट कर दी। जबकि बैंक का कोर अगर ये इंटीग्रेटेड होता स्विफ्ट सिस्टम तो बैंक का कोर सिस्टम इसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो हिस्ट्री जो मैं जिसकी बात कर रहा था यहां पे, उनकी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो इतनी सॉलिड थी ही नहीं कि उस पे 11,500 का करोड़ लोन मिलता, 400-500 करोड़ का मिल जाता, ठीक है, लेकिन इतनी सॉलिड नहीं थी। लेकिन उन बैंकिंग ऑफिशियल्स को नीरव मोदी ने ब्राइब किया और उन्होंने ये बीच का रास्ता निकाला कि हाँ हम तुम्हें स्विफ्ट वाला लोन दे देंगे और तुम बोलना कि डायमंड्स आ रहे हैं या कुछ, डायमंड्स आएंगे नहीं, डेविड कॉलमैन हेडली कोई था नहीं, नीरव मोदी का कोई एजेंट था, ये पैसे ट्रांसफर हो गए। अब सुनो, नॉट गेटिंग तो बोलोगे ही बीच में, अब जब पिक्चर कंप्लीट हुई अब समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। स्विफ्ट एक अपना अलग सिस्टम है जिससे कि फॉरेन ट्रांजैक्शंस बैंक्स की प्रोसेस करी जाती है इंडिया में। अभी ये कोई पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा पता होना जरूरी है। क्लियर है? सोचो इसके बारे में, नहीं क्लियर है तो बताओ। एक बार फिर से बता रहा हूं, एक तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक का कोर होता है, ठीक है। कोर मतलब जैसे आपका कोर होता है, आप अपने पेरेंट्स से, दादाजी से, किसी से भी पूछते हो, ठीक है। ये सारे बैंक के कंप्यूटर्स जो ब्रांचेस में हैं, एटीएम्स हैं, वो कोर यानी कि मेन सर्वर को इंटरनेट बैंकिंग कोर से कम्युनिकेट करते हैं। एटीएम नंबर 1, 2 सारे एटीएम ट्रांजैक्शंस यहाँ से प्रोसेस होती हैं, फिर यहाँ पे रूट हुई, फिर यहाँ से प्रोसेस हुई, तभी जो आपका जब आप पैसे विड्रॉ करने जाते हो, जो आपके साथ जो आपका टेलर जो होता है, जो पैसे आपको देता है कैशियर, वो क्या चेक करता है, आपका बैलेंस चेक करता है। जब वो बैलेंस चेक करता है तो वो कीबोर्ड पे क्लिक करते ही इस सिस्टम को कमांड देता है कि इसका बैलेंस रिवील करो। फिर वो अपना पासवर्ड डालते हैं उसमें, जो उनका एम्प्लॉय कोड होता है कि वो बैंक के जेन्युइन पर्सन है या कोई और तो नहीं है जो इंटरनेट बैंकिंग से चेक कर रहा है। वो अपना कोड डालते हैं या थंब लगाते हैं तो ही इंफॉर्मेशन वहां पे रिवील होती है, जिन्होंने ये चीजें क्लोजली देखी हैं, ठीक है। अब ये जो कोर है ना गाइज, ये स्विफ्ट के साथ, स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, सोसाइटी SW, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन सिस्टम ही तो है। ऑल द एटीएम में क्या है, कंप्यूटर है। दिस कंप्यूटर इज कम्युनिकेटिंग विद द कोर मेन जो सिस्टम है, जिसमें मुंबई की पीएनबी की ट्रांजैक्शंस, सारी पीएनबी की ट्रांजैक्शंस इस सर्वर में स्टोर हो रही हैं, सारा डेटा। अब सर्वर डुप्लीकेट भी होता है, एक सर्वर है AWS का, Amazon वेब सर्विसेज का, दूसरा सर्वर किसी और का हो सकता है। अगर एक सर्वर डाउन होता है तो एटीएम दूसरे सर्वर पे स्विच हो जाते हैं, 3 सर्वर भी होते हैं, ठीक है। तो सर्वर क्या है, सर्वर इज द सिस्टम विच इज सर्विंग ऑल द कंप्यूटर्स।
ठीक है, सर्विंग विद इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुई, एटीएम नंबर 1 ने बता दिया कि इस कस्टमर ने 7 बज के या 2 बज के 5 मिनट पे ये पैसे विड्रॉ करे हैं। बाकी सारे सिस्टम्स को ये इंफॉर्मेशन तभी भेजी जाएगी जब वो कार्ड यहां पे यूज होगा, यानी कि कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ठीक है, कैशियर को अगर आपको पैसे देने हैं, अगर नीरव मोदी को यहां से 11,500 करोड़ रुपए इंडिया में ट्रांसफर करने होते, ठीक है, तो ये सिस्टम ऑथेंटिकेट ही ना करता। क्यों? क्योंकि 11,500 करोड़ उसको लोन तो मिला नहीं। ठीक है, सिस्टम उसको लोन पे, आजकल ये सिस्टम क्या होते हैं ना, तुम सुन लो आज फिर, चेकलिस्ट होती है। ठीक है, नीरव मोदी की हिस्ट्री क्या है, सिबिल एंट्री देखी जाएगी। उस सिबिल एंट्री के आधार पे कोर, सबसे पहले कोर यस करेगा। कोर में ये डायनामिक्स, ये प्रोग्रामिंग ऑलरेडी फीडेड है कि नीरव मोदी की अगर कोई ईएमआई नहीं बाउंस हुई, उसके अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पिछले 1 साल में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो यहां पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। कोर खुद ही यस कर देगा कि हाँ ये बंदा इतने लोन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, फिर और बैंकिंग एम्प्लॉय चेक करेंगे कि हाँ इसकी पासबुक हमने चेक करी है। जो बैंक एम्प्लॉय ये करेगा उसके नाम के आगे मतलब उसका कोड लग जाएगा यस करने वाले का, एम्प्लॉय कोड 420। ठीक है, अब ये तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है। पीएनबी ने लोन दिया, दूसरी ब्रांच ने 10 कंप्यूटर्स ने उसे सैंक्शन किया। 10 कंप्यूटर पे 10 एम्प्लॉइज बैठे हैं, सब यस कर रहे हैं, तब ये लोन जाके सैंक्शन होगा। ताकि यदि एक 420 है तो दूसरा 420 तो नहीं होगा, है ना, तो यहां पे फ्रॉड रुक जाएगा। सीनियर ने मना कर दिया कि नहीं होगा। ठीक है, और कोर की एंट्रीज जो है सीनियर ऑफिसर सबको दिख रही होती हैं। स्विफ्ट की जो एंट्रीज है ना गाइज, स्विफ्ट सिस्टम ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, इन दोनों में इंटरकनेक्शन नहीं है। ये 10-12 चुनिंदा ऑफिसर जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच के, पीएनबी की फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच के, उनको पता था कि ये कोर और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोर इसमें स्विफ्ट वाले केस में मना नहीं कर पाएगा। कोर की वजह से कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, हमें ही अप्रूव करना है। 10-12 ऑफिशियल्स ने उस लोन को अप्रूव किया और 11,700 करोड़ का लोन जहां पे सैंक्शन नहीं होना था वहां पे ये सैंक्शन हो गया। ये समझ में आ गया स्विफ्ट सिस्टम क्या है। स्विफ्ट सिस्टम को अब आरबीआई ने इस स्कैम के बाद ये कहा है कि बैंकिंग ऑफिशियल यदि 10-12 कनेक्ट हो जाते हैं तो फ्रॉड को रियल टाइम डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑल द बैंक्स हैव बीन टोल्ड बाय आरबीआई टू connect their core of domestic transactions with the SWIFT transactions। समझ आया? ये समझ है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि पीएनबी इंडिया, पीएनबी गुजरात ने यूएसए के सिटी बैंक को ये कहा कि आप अपने डेविड कॉलमैन को, डेविड को ये बोलो कि हाँ नीरव मोदी को डायमंड दे दे, हम ये लोन रिलीज कर रहे हैं। और ये लोन रिलीज कर दिया गया जबकि डायमंड्स गिरवी रखने के लिए पीएनबी के पास यूएसए में नहीं भेजे गए। जो डायमंड्स भेजे गए वो डायमंड्स थे ही नहीं। अब समझ में आया? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सिर्फ ये होता है दैट बैंक इज अंडरटेकिंग। जैसे मैं कोई कार लेने जाता हूं तो मेरा बैंक ये अंडरटेकिंग दे रहा है। किसको अंडरटेकिंग दे रहा है? कार की एजेंसी को, कि जतिन वर्मा के बिहाफ पे लोन हम देंगे। समझ में आया? बैंक, मारुति की डीलरशिप ने वो कार रिलीज कर दी। क्यों? क्योंकि बैंक की तरफ से अंडरटेकिंग आ गया है। लेकिन जतिन वर्मा की अगर वो हैसियत ही ना हो कार लेने की तो, और ये ट्रांजैक्शन फॉरेन में हो रही है और नीरव मोदी भी भाग जाए, जतिन वर्मा भी भाग जाए, तो अब समझ में आया? अंडरटेकिंग मतलब मैं ये आश्वासन देता हूं, बैंक ये आश्वासन दे रहा है कि नीरव मोदी को लोन दे दो, नीरव मोदी को डायमंड्स दे दो, हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। बाकी की चीज कल कंटिन्यू करेंगे, ये थोड़ा टेक्निकल था, हमें इसमें नहीं जाना। ठीक है, बट हमें ये छोटी छोटी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें पता होनी चाहिए। ये दोनों सिस्टम इंडिया में कनेक्टेड नहीं थे। आई विल स्टिल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यस, अंडरटेकिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, अगर शेयर नहीं बिके तो हम लेंगे, है ना, वो वाला मतलब है। कोई बड़े लोगों को कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता। ठीक है, मतलब ये अपनी क्रेडिट प्रोफाइल और ये सब ऐसा बना लेते हैं।
झोल हो जाता है वो। इफ द सिस्टम वुड बी सिक्योर, तो कोर की प्रोग्रामिंग में ये डला होता है ऑटोमेटिकली कि हाँ इस पर्सन को जाने दिया जाए। जैसे उसमें प्रोग्रामिंग ये हो रखी है कि वो आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को फेच कर रहा है पीएनबी से रिलेटेड। नीरव मोदी ने कोई ईएमआई फ्रॉड तो नहीं किया, और वो कंप्यूटर अपने आप बोल रहा है कंप्यूटर इज एक्टिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, यस और नो। तो कंप्यूटर यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट कर लेता है। अगर कंप्यूटर नो कह रहा है, ये चेकलिस्ट में कहीं पे भी आपका नो आ गया, सिविल एंट्री पुअर है या कंप्यूटर ने नो कह दिया, या ह्यूमन पर्सन ने जो यहाँ पे बैंक का एम्प्लॉय है उसने नो कह दिया, चारों कॉलम में से एक भी ना हो गया तो लोन सैंक्शन नहीं होगा। क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है कि नीरव मोदी की जानकारी के आधार पे उसने यहां स्कैम कर रखे हैं, या पीएनबी में इतनी उसकी हैसियत नहीं है तो ये लोन क्यों दे रहे हो। लेकिन स्विफ्ट सिस्टम मैनुअली ऑपरेटेड था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यहां पे नहीं थी। क्लियर? सो दिस इज ऑल। स्विफ्ट है वर्ल्ड वाइड। स्विफ्ट की जो एन्क्रिप्शन कीज होती हैं, अब ये पूछ रहे हैं गोपेश कि वाई स्विफ्ट वॉज नॉट कनेक्टेड। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन की जो एन्क्रिप्शन होती है ना, कि इनकी कीज अलग हैं और इसकी कीज अलग हैं, तो वो दोनों एन्क्रिप्शन मैच नहीं करती, इसलिए स्विफ्ट की एन्क्रिप्शन और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वर्ल्ड के जो कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे से डील करते हैं। पीएनबी से, एसबीआई से बैंक ऑफ अमेरिका को लोन जाना है 20,000 करोड़ का, एफडीआई के अमेजन के पैसे आने हैं 4 लाख करोड़, 45,000 करोड़ फेसबुक ने जियो को दिए। वो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए इन्होंने ये स्विफ्ट की जो एन्क्रिप्शन कीज हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड हैं। हमारे सिस्टम की जो कीज हैं इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने बड़े बैंक ही नहीं है, तो इन दोनों में इंटीग्रेशन बिठाना मुश्किल का काम था। समझ में आया? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है गोपेश, वाई स्विफ्ट इज नॉट इंटीग्रेटेड। तो ये रीजन था। अब आरबीआई ने पता क्या कहा स्पेसिफिकली, जो फॉरेन बिजनेस वाली जो ब्रांचेस हैं, जो पीएनबी की ब्रांचेस हैं जो फॉरेन बिजनेस करती हैं, लोन्स देती हैं, जिनका फॉरेन इंटरफेस है, डेजिग्नेटेड ब्रांचेस होती हैं जिनको फॉरेक्स ब्रांचेस कहा जाता है, उनको एटलीस्ट उनका जो इंक्रिप्शन सिस्टम है वो स्विफ्ट से कंपैटिबल बनाया जाए। यस, क्लियर? तो ये पता लग जाएगा ना कभी कुछ ऐसा दोबारा से होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, रीजन है, मैं ऐसे साइंस नहीं पढ़ाने लग रहा यहां पे। रीजन ये है, आगे जब हम बिटकॉइन के पीछे ये जो चेन एन्क्रिप्शन करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग द ग्राउंड। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लिटिल टफ कॉन्सेप्ट। इससे थोड़ा सा और ज्यादा टफर होगा वो, तो इसीलिए थोड़ा सा ग्राउंड मैंने आज प्रिपेयर किया है ताकि तुम लोग सोचोगे अभी। ठीक है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आरबीआई ने ये बोला है बुक लेजर टेक्नोलॉजी की जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करी जाए, उसको भी समझाऊंगा आने वाले दिनों में। राइट? चलो आगे, अब खत्म करते हैं आज की क्लास। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।